वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एनसीईआरटी की जो इकोनॉमी है क्लास 9th की, उसके पूरी बुक का मतलब पूरे क्लास 9th का जो बुक है उसकी समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उसका टेस्ट मैं आपके लिए ले आया हूँ। और भी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप देख के पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो इकोनॉमी है 9 से 12 की, उससे सवाल आते हैं। एनसीईआरटी के बैचेस भी हमारे चल रहे हैं जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट, फैक्ट, डिटेल, एक्सप्लेनेशन, साथ में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवीजन है ना, पूरा समरी भी प्रोवाइड करेंगे। कोई बुक को आपको जो है पढ़ रहे हो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सब आपको नोट्स के फॉर्म में हम दे देंगे, आराम से आप पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके एनसीईआरटी का कोर्स ले सकते हो आप। चलो, सबसे पहला सवाल कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। ठीक है, जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। कह रहे हैं जीडीपी इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। यानी एक वर्ष की अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होता है जीडीपी। जीडीपी इज अ सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जीडीपी इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल मेजर ऑफ नेशनल इनकम। क्या सही होगा इनमें से। जीडीपी को राष्ट्रीय आय का एक मौलिक मापक माना जाता है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होता है। तो सही क्या होगा। सही आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 3 होगा, है ना। जीडीपी क्या होती है भाई, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत है जैसे ये, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी वैल्यूज फाइनल गुड्स का होता है एक साल के अंतर्गत, उसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीडीपी द फाइनल टर्म्स आर। यानी जीडीपी के संदर्भ में अंतिम वस्तुएं वह होती हैं जो दैट कंज्यूमर यूज फॉर कंजम्पशन, यानी जिनका उपभोक्ता उपभोग के लिए प्रयोग करते हैं। द शेप ऑफ दीज आइटम कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय चेंजिंग देयर फॉर्म एंड शेप। यानी इन वस्तुओं का रूप और आकार बदलकर पुनः विक्रय नहीं किया जा सकता है। इन वस्तुओं का पुनः कच्चे माल के रूप में उपभोग किया जा सकता है। तो कौन सा सही है भाई जीडीपी के संदर्भ में। भाई देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बताया ना, फाइनल गुड्स पे होती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जो बन के आया वो मोबाइल जोड़ा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे फाइनल कंजम्पशन क्या है ना, तो ये सीख है। और द शेप ऑफ दीज आइटम, अब मैं मोबाइल का शेप पे बदल के उसको जो है अलग से बेचने लगूँ तो वो थोड़ी माना जाएगा, वो तो जनरेट हो चुका है ना। ये ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा भाई। ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में सवाल है। इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है भाई। इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया। इट हैज़ इंस्पायर्ड द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट टू बाय लार्ज एस्टैब्लिशमेंट अब्रॉड्स। इट हैज़ अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू बाय इंडियन कंपनीज। इट हैज़ क्रिएटेड ऑप्टिमिज्म अमंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा सही है भाई। ग्लोबलाइजेशन क्या है भाई, ये देखो ना, आज भारत में कितने सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं ना, तो इससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें एक रिस्क बढ़ जाता है ना। एंटरप्रेन्योर्स में जो है रिस्क बढ़ जाता है, बिजनेस में इतना कंपटीशन होता है, तो ये तो गलत है भाई। पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। विच इकोनॉमिस्ट इज क्रिएटेड विथ फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या अमृता सेन। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो टर्म है ये जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो है गढ़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 में आपको बताना है राष्ट्रीय लेखांकन के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। व्हाट आर द मेजर गोल्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहले देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों की पहचान करना। टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री। टू फॉर्म द बेसिस फॉर इवेल्युएशन एंड रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। यानी लागू की जा रही नीतियों के मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु आधार निर्मित करना। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, दोनों ही यहाँ पे सही है ना। देश की विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों की पहचान करना है ना, कि क्या क्या आपने किस क्षेत्र में अचीव करा है, ये भी है, और लागू की जा रही नीतियों का मूल्यांकन भी हो जाता है। राष्ट्रीय मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। व्हाट आर द मेजर मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, यानी उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम मेजर करने के कौन से मेथड सही हैं, तो ये तीनों ही मेथड जो है इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं।
कह रहा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्रदाता के रूप में विकसित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर इंग्लैंड का औद्योगिक विकास संभव हो सका, है ना। इंडियन इकोनॉमी वॉज डेवलप्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ प्रोवाइडर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड वॉज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों ही सही है भाई। भारत का ही तो कच्चा माल जाके वहाँ फिनिश गुड्स बनाते थे ये लोग। चलिए, और दोस्तों यूपीपीसीएल प्री के 2026 की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप भी चल रहे हैं। आप इसमें जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें पूरा सिलेक्शन मटेरियल, समरी एनसीईआरटीज़ की और बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज। कंपाइलेशन मतलब जो थ्योरी होती है वो आपको, लिस्टिंग में टेस्ट सीरीज, वो जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। मतलब प्री की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, इसके ग्रुप चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, 2027 के लिए भी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना कौन सा सही है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में थे कौन? ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द असेसर ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वर दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, विलियम डिग्बी, RC देसाई। कौन सा इसमें सही है? तो ये चारों ही शामिल थे इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलों के आगमन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? वॉट इफेक्ट डिड द अराइवल ऑफ ट्रेन्स हैव ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, है ना। ट्रेन्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा? टेरिटोरियल हिंड्रेंस वर रिड्यूस बाय ट्रेन एंड लॉन्ग जर्नी वर एक्सेसिबल। रेलों के द्वारा भू क्षेत्रीय व्यवधान कम हुए तथा लंबी यात्राएं सुलभ हुई। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब ये देखेंगे आप, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, कॉन्सेप्चुअल। इसमें आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप एक कॉमन तर्क से, है ना, कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं कि बिल्कुल भाई सही बात है, दोनों ही सही है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2, है ना। बट यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया की रूरल इकोनॉमी पे नहीं पड़ा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा भाई। गांव की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भाई आप इस पर सोचिए क्यों। देखिए अब ये लोग क्या थे, पहले ये लोग यहाँ से इतना ज़्यादा निर्यात करने लग गए कच्चे माल को, ग्रामीण कुटीर उद्योग जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया, है ना। इसीलिए उनका जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा था, तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि आसानी हो गई ट्रेन से माल लाने के लिए। तो जो छोटे छोटे उद्योग थे जो वही आपस में ये लोग करते थे, वहाँ से ये लोग उसको एक्सप्लॉइट करके ले जाने लगे, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है इसलिए। ठीक है, शोषण होने लगा था किसानों का। फिर कह रहा व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम्स। भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 11 पे आ जाते हैं। कह रहा किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आर्थिक लेन देन के तहत वस्तुओं के स्वामित्व का अंतरण आता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स कम्स अंडर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। देश की निवासियों द्वारा किसी अन्य देश के निवासियों हेतु किया गया सेवा कार्य आर्थिक लेन देन के तहत आता है। यानी सर्विस वर्क डन बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर द रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री कम अंडर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने पढ़ा है इसको तो सोचिए इसके बारे में कौन सा सही है। दोनों ठीक है। आप करिए क्या, पहले 9th की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, है ना। 1 से 2 दिन में पढ़ लोगे यार, छोटी सी, आराम से उसको पढ़िए, फिर इन टेस्ट को लगाइए, है ना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं उससे। चलिए इसमें बताना है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। इसके कारण देश में उच्च आंतरिक कीमतें होती हैं, यानी हाई इंटरनल प्राइस इन द कंट्री ड्यू टू इन्फ्लेशन। देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है। बड़े पैने पर विकास व्यय होता है, यानी लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। देश के अभिरुचियों, वरीयताओं तथा प्रचलन आदि में परिवर्तन, चेंजेस इन द इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड ऑफ द कंट्री। कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये चारों सही हो जाएंगे यहाँ। 13 में देखते हैं, यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। निम्नलिखित मदों पर विचार करना है। विच ऑफ दी अबव आइटम आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कौन सी चीज़ें उत्पादन की कारक के रूप में मानी जाती हैं। लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ही आसान आ गया, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, श्रम और भौतिक पूंजी। ठीक है, तो ये 3 आ जाते हैं इसमें।
चलो अगला है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का उच्च मात्रा में प्रयोग। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वप्रथम इस आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रयोग। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो ये दोनों सही है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ, यूपी के भी पश्चिम भाग में ये सफल हुआ, सिर्फ बिहार में तो हुआ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव देखे गए हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। क्या क्या भाई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं? भूमि, जल, नदियों और तालाबों में प्रदूषण। मिट्टी के जीवाणु और सूक्ष्म अवयव का नष्ट होना, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल क्वालिटी इंप्रूव, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। खेती की लागत में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो कौन सा यहाँ सही है भाई? तो आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही। सॉइल क्वालिटी तो और ख़राब भी होती जाएगी ना भाई, लगातार फर्टिलाइजर यूज़ करने से जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो ख़राब होगी, है ना। चलिए फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे कौन सा सही होगा? नहीं, हाँ सही पूछ रहा है। कह रहा है कच्चा माल और नगद पैसा स्थायी पूंजी के तहत आते हैं। रॉ मटेरियल एंड कैश मनी आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। औजार, मशीन तथा भवन कार्यशील पूंजी के तहत आते हैं, यानी टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ देखेंगे दोनों ही जो है गलत हो जाएंगे। स्थायी पूंजी में आते हैं, जैसे देखो औजार है, मशीन है, भवन है, ये स्थायी पूंजी होती है आपकी, है ना, याद रखिएगा, औजार, भवन, मशीन है। और वहीं कार्यशील पूंजी की अगर बात करें तो ये हो जाती कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद पैसा, ये सब आपका कार्यशील पूंजी है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल है। चलो फिर कह रहे बेरोजगारी के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सत्य है भाई अनएम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में। वर्षों में कुछ महीने बेरोजगार रहने की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पीपल देन रिक्वायर्ड इन एनी टास्क इज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक है यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। भारत के शिक्षा की स्थिति के संबंध में है ना। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ एजुकेशन। जीडीपी के अनुपात में शिक्षा पर जो व्यय है 1951-52 में 0.64% था, जो 11-12 में 3.11% हो गया। साक्षरता दर 1951 के 25% बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों की साक्षरता दर 20% अधिक है। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका देखो पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी, ठीक है ये। और आपका जो मेल लिटरेसी है वो 16.6% हायर है देन वुमेन, ठीक है भाई। भारत की साक्षरता दर 1951 में आप देखेंगे 18% थी, कितनी 18%, जो कि 2011 में फिर देखेंगे आप पहुंची 74%, ठीक है। अब दोनों में अंतर कैसे है भाई? तो आप देखेंगे जो ग्रामीण है, ग्रामीण में लिटरेसी या साक्षरता दर है 67.8% और वहीं शहरी साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो 84.1%। तो अब दोनों में अंतर कितना है भाई? लगभग 16.3 का है ना। तो ये हो जाएगा सही भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। कह रहे हैं एक श्रमिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ वर्कर। राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी आर्थिक क्रियाकलापों में जो व्यक्ति संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं भाई। इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज contributing to the national product are called workers. Self-employed person are not classified as workers. Women have more participation in labor force in cities than in village. यानी गांवों की अपेक्षा शहरों में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी अधिक है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ पहला सही होगा आपका, ठीक है भाई। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो भी वर्कर ही कहलाता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉय किया गया हो, किसी ने और ने अपॉइंट किया हो। और आप देखेंगे गांव की अपेक्षा नहीं, यानी शहरों की अपेक्षा आप देखेंगे, है ना, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम भागीदारी ज़्यादा है ना। शहरों में कहाँ ही है भाई, ग्रामीण में देखो कितना काम करती हो, यहाँ तो सब मेड लगी है। तो सिर्फ पहला सही है।
स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में कौन कौन से उद्योग कार्य कर रहे थे, कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर वर्किंग इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जूट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, शुगर सीमेंट पेपर या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो जूट इंडस्ट्री, आयरन स्टील और शुगर सीमेंट, ये तीन थी, है ना। पेट्रोकेमिकल का विकास जो है ये नहीं हुआ था, ये भारत में तो 1970 के दशकों के आसपास होगा। चलो अब ये है स्टडी द फॉलोइंग स्कीम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी एंड देयर टारगेट ग्रुप, है ना। फूड सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी स्कीम जो है उसके लिए सही है ये बताना है। जैसे अंत्योदय अन्न योजना, निर्धनों में सबसे निर्धन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, निर्धनों में सबसे निर्धन और गैर निर्धन उनको देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सभी के लिए। अन्नपूर्णा योजना पिछड़े ब्लॉक या बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अन्नपूर्णा जो स्कीम है वो गरीब वरिष्ठ नागरिक जो थे उनके लिए शुरू करा गया था, है ना। सीनियर सिटीजन कह सकते हो, वरिष्ठ नागरिक जो पुअर क्लास में आते थे उनके लिए लाया गया था, यानी 1 2 3 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, प्रत्येक व्यक्ति की खाद्य पदार्थों तक पहुंच, लोगों के पास पौष्टिक भोजन खरीदने की सामर्थ्य। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स इन कंट्री, एवरीवन एक्सेस टू फूड आइटम, पीपल हैव द एबिलिटी टू बाय न्यूट्रिशन फूड, तीनों ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 में, और दोस्तों हमारे ये बैचेज हैं जो चल रहे हैं, जिनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी बचे हुए समय में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय पीछे इसके लिए आपको मिल चुका है। बेसिक नोट्स पूरे हम आपको देंगे, समरी प्रोवाइड करेंगे, है ना। स्ट्रैटेजी प्लान बस फॉलो करिए, है ना। टेस्ट भी आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पहले डेली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा, उसको भी पढ़िए, ठीक है। पूरे CSET की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, मेंस के भी पूरी नोट्स GS 1 से लेकर 6 तक मिल जाएंगे विद 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरी तैयारी के ग्रुप्स हैं, इनको ज्वाइन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें आपको सही बताना है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड इन डिजास्टर, यानी आपदा में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से प्रभावित होती है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कम हो जाता है, प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पाती है, खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, आपदा प्रभावित लोग खाद्यान्न प्राप्ति हेतु उत्सुक नहीं होते हैं, यानी डिजास्टर अफेक्टेड पीपल आर नॉट एगर टू गेट फूड ग्रेन्स। भाई कैसा हो सकता है, उनको तो और चाहिए। ये तो स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है। ये 3 सही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इसमें सत्य बताना है। भुखमरी के संबंध में सवाल है ना, विद रिगार्ड टू हंगर। जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहने के कारण भुखमरी का शिकार होता है तो इसे दीर्घकालिक भुखमरी या क्रॉनिक हंगर कहते हैं। कम आय के कारण सदैव कुपोषित रहने वाले लोग मौसमी भुखमरी के शिकार होते हैं भाई। पीपल हु आर ऑलवेज माल नरिश ड्यू टू लो इनकम आर प्रोन टू सीजनल हैंगर। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? भाई ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जो कम आय के कारण सदैव ही कुपोषित रहेंगे ना, वो क्रॉनिक हंगर में फंस जाएंगे। दीर्घकालिक भुखमरी जो है उसी को कहेंगे ना, क्योंकि उनको अपर्याप्त खुराक मिल रही है जिसके कारण वो कुपोषित रह गए हैं। और मौसमी भुखमरी क्या होती भाई, है ना, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहने के कारण भुखमरी का शिकार होता है ना, तो ये मौसमी किसी भी एक सीज़न में अगर जोड़ेंगे तब, ठीक है। नहीं तो उनको खाने को मिल रहा है, किसी एक सीज़न में काम नहीं मिल रहा है तब, पूरे वर्ष के किसी भी एक सीज़न में, तो यहाँ पे कोई नहीं सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। बफर स्टॉक के बारे में सवाल है, कह रहा है इट इज़ द ओनली व्हीट एंड राइस स्टोर मेड बाय द गवर्नमेंट। यह सरकार द्वारा बनाया गया केवल गेहूं और चावल का भंडार है। इसका संचालन FCI द्वारा किया जाता है, सबसे भ्रष्ट संस्था है भारत की है। सरकार यह स्टॉक गरीब वर्गों में कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए बनाती है। तो यहाँ कौन सा जो है सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि बफर स्टॉक गेहूं चावल के साथ साथ आप देखेंगे और अन्य अनाज को लिए भी होता है ना, तो ये गलत है। 2 3 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज का सरकार द्वारा गरीब वर्गों में वितरण है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू द पुअरर क्लासेस। इसमें राशन का वितरण विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहते हैं। फेयर प्राइसेस शॉप बोला जाता है इनको।
और 1997 तक पीडीएस बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए चलाई जाने वाली एक सामान्य पात्रता वाली योजना थी। यानी पीडीएस वाज अ जनरल एलिजिबिलिटी स्कीम फॉर ऑल कंज्यूमर विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट। कौन सा सही है भाई? यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा आपका ठीक हो जाएगा, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सही की पहचान करनी है सब्सिडी के संदर्भ में, सहायकी के संबंध में। सहायकी की यानी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी यानी सब्सिडी से उपभोक्ता कीमतों में कमी तो आती है, परंतु घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। सब्सिडीज ब्रिंग डाउन कंज्यूमर प्राइसेस बट फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हाई रिटर्न कैन नॉट बी इंश्योर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सब्सिडीज कंज्यूमर्स को जो है प्राइजेस को कम तो करती हैं, बट इससे जो डोमेस्टिक रिटर्न्स है वो भी इंश्योर हो जाते हैं ना। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 क्या कह रहा है? सरकार द्वारा कुछ फसलों की बुआई के मौसम के अंत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यानी एमएसपी जो है अनाउंस होती बाय द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ शोइंग सीजन फॉर सम क्रॉप्स। सरकार बाजार में जिस कीमत पर अनाज का वितरण करती है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। यानी द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द मार्केट इज कॉल्ड इशू प्राइस। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन लो कॉस्ट शॉप्स फॉर द सेल ऑफ फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ सोइंग सीजन फॉर नॉट सम क्रॉप। बहुत क्रॉप है, ऐसी 23 फसलें हैं जो जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है ना। चलो बच्चों के लिए दोपहर भोजन योजना यानी जो मिड डे मील स्कीम थी, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर करना, विभिन्न जातियों के बीच समानता को बढ़ावा देना। भाई काफ़ी अच्छी स्कीम ये लाई गई थी, किसी ब्यूरोक्रेट ने सुझाई होगी कि भाई देखो अगर हम खाना देंगे बच्चों को स्कूल में तो वो स्कूल की तरफ आएंगे दौड़ के कि चलो हमें खाना मिल जाएगा। और जब सब बैठ के साथ में खाएंगे तो हर वर्ग का आदमी साथ में बैठ के खाएगा, इससे समानता भी बढ़ेगी और उनका साथ में न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। पर यहाँ भारत में करप्शन इतना ज़्यादा होता है मिड डे मील के नाम पे। आप देखो दूध जो होगा वो एक पैकेट दूध में पानी मिला मिला के सब बच्चों को ऐसे ही देने, चावल वावल सब। तो ये चीज़ें हैं, सरकार पॉलिसीज़ बनाती बट उसको इम्प्लीमेंट तो भाई ब्यूरोक्रेट ही करेगा ना। पर भारत में करप्शन आप जानते हो हर जगह घुसा हुआ है। तीनों सही है यहाँ पे। 30 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। निर्धनता उन्मूलन से संबंधित सरकारी योजनाओं और उन्हें लागू किए जाने वाले वर्ष। कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। जैसे सबसे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में कह रहा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1919, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1993। अब इस टाइप की जो ओल्ड स्कीम्स होती हैं जो एनसीईआरटी में दी है वो पूछी जाती है, आपको वो करनी है। और बाकी करंट अफेयर्स की स्कीम, इन्हीं से सवाल बन जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो वो 1993 में आएगी और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं तथा अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे कर पाते हैं, उसे सामाजिक अपवर्जन यानी सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। कुछ विशेष समुदायों तथा व्यक्तियों के भावी वर्षों में माफ कीजिएगा निर्धन होने या निर्धन बने रहने की संभावना को असुरक्षा कहते हैं। इनसिक्योरिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल बिकमिंग पुअर और रिमेनिंग पुअर इन फ्यूचर ईयर्स। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये दोनों ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। भारत में निर्धनता निर्धारण के संबंध में है ये, है ना, विद रिगार्ड टू पॉवर्टी डिटर्मिनेशन। भारत में निर्धनता का जो आकलन है आय अथवा उपभोग स्तरों के आधार पर किया जाता है। कैलोरी उपभोग पर आधारित निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर होता है। और 2009 से 10 में आय आधारित गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 673 और शहरी क्षेत्रों में 860 रुपये प्रति माह के रूप में किया गया है। तो कौन सा यहाँ सही है? तो यहाँ देखेंगे 1 और 3 सही है ना। क्यों? क्योंकि गरीबी निर्धारण के लिए आप देखेंगे ग्रामीणों में हमने ज़्यादा रखी है ना, ग्रामीणों में 2400 है और शहरी क्षेत्रों में 2100 है ना। शहरी में 21, ग्रामीण में 24।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है एक विकसित देश और विकसित देश के बीच, एक विकासशील देश और विकसित देश के बीच तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानक मानव विकास सूचकांक है भाई। मोस्ट सुइटेबल स्टैंडर्ड जो है कंपेयर करने का, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार 12,276 यूएस डॉलर वर्ष या प्रतिवर्ष, इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश जो है उनको समृद्ध देश के रूप में मानते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम 12,276 यूएस डॉलर है, उसको रिच कंट्री बोलेंगे। सामान्य गति से होने वाले विकास को धारणीय विकास के रूप में जाना जाता है। यानी नॉर्मल डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से तो नहीं पता लगा सकते हो भाई, हम पता किससे लगाते हैं, पर कैपिटा इनकम से, है ना, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम से ही पता चलता है कि वो डेवलप कंट्री है डेवलपिंग, है ना, सबसे पहली चीज़। और वर्ल्ड बैंक ने तो ये सही डाटा दिया, ये सही हो जाएगा। और धारणीय विकास का मतलब क्या है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं खतरे में ना डालें। मतलब आसान शब्दों में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कि फ्यूचर्स की नीड को भी ध्यान में रख के काम करो, ये नहीं पूरे जंगल अंगल सब तबाही कर दो भाई, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ 2 सही है। चलो 34 में बताना है, BMI के संबंध में बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एन एब्रीवेशन फॉर बॉडी मास इंडेक्स। इट इज़ अ मेथड ऑफ मेजरिंग न्यूट्रिशनल लेवल इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। BMI is considered normal in the age of 18 to 25. To find it, the weight of the person is divided by length. इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला तो सही है, बॉडी मास इंडेक्स मतलब शरीर द्रव्यमान सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसकी जो कह सकते हो काम है वो क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल को सुधारना, है ना, किसमें, वयस्क के पोषण के स्तर को, यानी जो अडल्ट लोग हैं उनके पोषण के स्तर को जो है सुधारना है। तो ये तो गलत हो गया भाई। BMI को जो है जनरल मानते हैं हम लोग, कब, सामान्य सीमा 18.5 से 25, है ना, जिसके ऊपर व्यक्ति जो है अति भारित और इसके नीचे अल्प पोषित माना जाता है, इतना रहना चाहिए मतलब। तो ये भी गलत। चौथा क्यों गलत है, क्योंकि इसके ज्ञात अगर करना है तो भार को, है ना, जो भार है व्यक्ति की लंबाई जो है उसके वर्ग से, जैसे मान लीजिए मेरा वेट है 75, ठीक है, मेरी लंबाई है जैसे 5'8", तो 5'8" का स्क्वायर इससे भाग किया जाता है, ये चीज़ है ना। यानी 2, 3, 4 गलत है, पहला सही है। चलिए 35 देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज रिलेटेड टू इकोनॉमी। एक्सकवेशन यानी उत्खनन, एग्रीकल्चर वर्क यानी कृषि कार्य, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और मत्स्य पालन। कौन से प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर कौन से इनमें से, तो ये 4 हो जाएंगे। अगला है स्वतंत्रता पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी। व्हेन वाज कंट्रीज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब करी गई थी, तो इसका सही डेट है 6 अप्रैल 1948, ठीक है, 6 अप्रैल 1948। अब इसमें आपको बताना है द्वितीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही है, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी नेचुरल प्रोडक्ट इन दिस एरिया आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। द सेक्टर सपोर्ट बोथ प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, यानी प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र दोनों को ही सहायता देता है। द फंक्शन ऑफ अ डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कम अंडर द सेकेंड फील्ड। एक डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के कार्य द्वितीय क्षेत्र के तहत आते हैं भाई। तो कौन सा यहाँ सही हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। नहीं माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड, डॉक्टर सेकेंडरी ये तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, सर्विस देते हैं, तो ये तो थर्ड टेरिटरी सेक्टर में आ जाएंगे ना। तो 1 और 2 इसमें सिर्फ सही होगा भाई। आप देखोगे ना, डॉक्टर है, प्रशासनिक अधिकारी है, तृतीय क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये सेवा प्रदान करते हैं, कोई उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं किसी चीज़ का ना, तो ये द्वितीयक में कैसे आ सकते हैं, तो ये तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इसके संबंध में सही बताना है कौन सा है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में GDP के 3% तक लाने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है। यानी द एक्ट मैंडेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू ब्रिंग द फिजिकल डेफिसिट टू 3% ऑफ GDP। इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3%
राजकोषीय घाटे में कटौती और 0.4% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता बताई गई है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल सामाजिक व्यय के आधार पर ही स्वीकृत थी। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहली चीज़ पहला सही है ना। दूसरे में गलती है कि प्रत्येक वर्ष जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका 0.3% राजकोषीय घाटे में कटौती और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की आवश्यकता हमने बताई थी इसमें, है ना। और निर्धारित लक्ष्य से वास्तविक जो घाटा है उसमें बढ़ोतरी आप देखोगे केवल जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, और प्राकृतिक आपदा के आधार पर उसमें देखने को मिली है, ये नहीं है ना, सामाजिक व्यय नहीं। तो पहला सिर्फ सही है। विगत कुछ वर्षों में भारत का तृतीय क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान या इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, जो टेरिटरी सेक्टर है या थर्ड सेक्टर कह सकते हो, सर्विस सेक्टर कह सकते हो। भारत में अस्पताल, शिक्षा संस्थाएं, डाक तार, रक्षा, परिवहन इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में सरकार का संलग्न होना, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास से तृतीय क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ी है। औसत आय बढ़ने से सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है। सूचना व संचार के क्षेत्र में क्रांति होने से। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो ये चारों ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 40 में आपको बताना होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के काम उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज रूरल डेवलपमेंट। तो अब तो ये वीबीजी राम जी हो गया है ना, वीबीजी राम जी बना दी गई है। वीबीजी राम जी, इसको जरूर देखिएगा एक बार। मनरेगा का नाम बदला गया है। इसमें पहले 100 दिन का काम मिलता था ना, अब वो शायद बढ़ा के जो है 125 दिन करा गया है। पहला तो ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अनस्किल्ड वर्कर्स को ही काम दिया जाता है, ठीक है। 1 और 3 सही है। अब अगले में इसमें ऑड मैन बताना है, विषम बताना है। जैसे ओनर ऑफ सलून, ऑफिस वर्कर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्यूशन मास्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्या अलग है? काफ़ी आसान है। देखिए, ओनर ऑफ सलून वो सेल्फ एम्प्लॉयड है भाई। ट्यूशन मास्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मानेगा पढ़ाएगा, नहीं मानूंगा नहीं पढ़ाएगा। बाकी ये सब तो एम्प्लॉय है ना। 1 और 4 अलग है। अब इसमें कह रहा है उन कारकों की पहचान करें जो उपभोक्ता के शोषण का कारण बनते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कॉजेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। खरीदारों के बीच उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स अमंग बायर। इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नियमों और विनियमों की अनुचित निगरानी। व्यक्तिगत खरीद की मात्रा काफ़ी कम होने पर। इंडिविजुअल परचेज क्वांटिटी इज क्वाइट स्मॉल। जब उपभोक्ता बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। कंज्यूमर आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। चलिए 43 है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में कौन से अधिकार प्रदान नहीं करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स टू कंज्यूमर। राइट टू सिलेक्शन यानी चयन का अधिकार। राइट टू इम्प्लीमेंटेशन सूचना का इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार। राइट टू रिड्रेसल निवारण का अधिकार। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे तो ये चारों ही देखो देता है ना, ऐसा तो कोई नहीं है जो नहीं देता है, तो नन हो जाएगा। तो ये चारों ही क्योंकि देता है भाई, है ना। चयन करने का भी अधिकार है, सूचना का अधिकार भी है, निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है। फिर कह रहा है आईएसआई मार्क और एग मार्क के संबंध में जो है कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपको बताना होगा। यह शब्द चिन्ह और प्रमाणक चिन्ह उपभोक्ताओं को किसी वस्तु या सेवा के संबंध में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि इन प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं और उत्पादकों को उनके द्वारा अच्छी गुणवत्ता पालन की स्थिति में इन शब्द चिन्ह को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। सभी उत्पादकों को इन मानदंडों का पालन करना जरूरी होता है। कौन सा कथन सही है भाई? तो सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा यहाँ भाई। सभी में थोड़ी हम लोग इसको लगाते हैं ना भाई, पर जो ह्यूमन सेफ्टी के लिए, मानव सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए उसमें अनिवार्य हो जाता है ना। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर ही पे देख लो भाई, लगा होता है ना। चलो अगला है उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा आपका?
कह रहा कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। 24 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम संसद से पारित हुआ था, इसलिए प्रत्येक 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस अधिनियम में संशोधन 2019 में लाया गया, जिसके अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है यहाँ? तीनों सही है, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं। विथ रिगार्ड टू कंज्यूमर इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंज्यूमर इंटरनेशनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं भाई, ये बताना है। कंज्यूमर इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूह के लिए सदस्यता संगठन है। 1 अप्रैल 1990 को स्थापित इस संगठन में 120 देशों के 250 से अधिक सदस्य संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। कौन सा सही है? तो यहाँ पहला तीसरा सही है ना भाई। आप देखेंगे 1 अप्रैल 1960 को जो है स्थापित हुआ था ये, ठीक है। कह रहा किसी अर्थव्यवस्था में श्रमिक कहलाते हैं। इन द इकोनॉमी वर्कर्स आर कॉल्ड। जो व्यक्ति उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। मुख्य श्रमिक की सहायता करने वाले व्यक्ति भी श्रमिक कहलाते हैं, यानी पीपल हु आर वर्किंग एट एनी लेवल, हाई और लो। द पर्सन हु असिस्टेड द मेन लेबरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेबरर। तो यहाँ कौन सा सही है? ये दोनों ठीक है। चलो अगला है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के विश्लेषण से क्या लाभ है। व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, है ना। श्रमिक जनसंख्या अनुपात के विश्लेषण से क्या लाभ है? इससे पता चलता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात कार्यबल में सक्रिय रूप से भागीदार है। दिस शो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स। इसके द्वारा सरकार को बेरोजगारी से संबंधित नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो कौन सा यहाँ पे आप देखेंगे जो है सही हो जाएगा? तो दोनों सही हैं। निम्नलिखित संकेतकों में से किस किस के द्वारा देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन किया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द कंट्री आर असिस्ट। वयस्क साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, युवा साक्षरता दर, वृद्ध साक्षरता दर। बहुत ही आसान है। एजुकेशनल अचीवमेंट जो है एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी एजुकेशन सप्लीमेंट रेट, यूथ लिटरेसी रेट, इन्हीं तीनों के आधार पे जो है करा जाता है, यानी 3 सही है, 1 2 3। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से कथन बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित सही है भाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संदर्भ में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा 2010 में शुरू हुआ था। सूचकांक में गरीब लोगों के अनुपात और एक ही समय में प्रत्येक गरीब व्यक्ति के अनुभवों की जो औसत संख्या है उसको दर्शाया जाता है। द इंडेक्स इंडिकेट द रेशियो ऑफ पुअर पीपल एंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच पुअर पर्सन एट द सेम टाइम। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर से संबंधित कुल 15 संकेतों के आधार पर यह सूचकांक जो है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, है ना। द इंडेक्स इंडिकेट द रेशियो ऑफ पुअर पीपल एंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ईच पुअर पर्सन, ये गलत है। चलिए एक बार एनसीईआरटी को 9th की फिर से आप पढ़िए, है ना। 9th की एनसीईआरटी इकोनॉमी को, और फिर से इस टेस्ट को लगाने का प्रयास करिए। ऐसे ही अभी मैं आपको 10th की और 11th 12th की भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी के बैचेस लीजिए, पढ़िए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पूरी सिलेक्शन की तैयारी आप कर सकते हैं।